समाज के मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान बढ़ती हुई नफ़रतें और फसादात के बीच जहाँ खौफ, डर और आपसी इख्तिलाफ़ात का माहौल था, इन्हीं वजूहात को ख़त्म करने और लोगों के बीच भाईचारगी, समाजी अहमंगी और बैनुल अक़वामी सतह पर इत्तेहाद कायम करने के लिए सन 1995 में कोवा का वजूद अमल में आया, जो कि डायलॉग यानी बातचीत के ज़रिए माशरे में फ़िरका वाराना अहमंगी को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रही है, जिससे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को एक दूसरे के मुताल्लिक बेहतर तौर पर समझने और दूसरे को करीब लाने में नुमाया किरदार अदा कर रहा है। साथ ही कोवा ने मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान नफ़रत को दूर किया है और अलग अलग बिरादरियों के दरमियान दोस्ताना माहौल की राह हमवार किया है। इसके असरात न सिर्फ मुकामी बल्कि आलमी सतह पर महसूस किए गए हैं, जो कौमों को पुरअमन मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करने की तरकीब देते हैं। 1990 दशक के बाद पूरे मुल्क हिंदुस्तान में मजहबी फ़िरक़ावाराना तशद्दुद आम हो चुका था। इसी दौर में हैदराबाद का पुराना शहर भी आए दिन हो रहे फसादात व बर्बरियत से काँप उठा था, जिसकी वजह से हजारों लोग मारे गए थे और माली तौर पर करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। हैदराबाद का पुराना शहर, जिसे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पसमानदा होने वाले शहरों में गिना जा रहा था, जहां गुर्बत, पसमानदगी, समाजी और माशी मसाइल की फुकदान की वजह से पुराना शहर लगातार दूसरे शहरों के मुकाबले बिछड़ता जा रहा था और चंद फिरका परस्त सियासी तंजीमें यहाँ के लोगों में इख्तलाफात और नफरत का बीज बोकर उन्हें अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे और अक्सर आम लोग इस शहर को फितना फसाद की जगह तस्वुर करते थे, जिससे पुराने शहर हैदराबाद में रहने वाले लोगों की पहचान और तारीखी शिनाख्त बुरी तरह मुतासिर हो रही थी। इस तरह के मुसलसल समाजी इख्तलाफात और फसाद की वजह से समाज के मुख्तलिफ तबके के बच्चों के दिलो दिमाग में दूसरे मजहब के लोगों के लिए गलतफहमी, बेएतमादी और नफरत की खाई बढ़ती जा रही थी, जो मुआशरे के लिए खतरनाक और खौफनाक होती जा रही थी। हमने ये महसूस किया कि ये सिर्फ दो ही टाइम पे क्यों होता है, एक तो जब इलेक्शन होता है वोट लेने के लिए तब, या फिर उनको अपने मसाला हल करने होते हैं तब। इसके बाद फिर हिंदू मुसलमान कहाँ चला जाता है। इस चक्कर में होता क्या है बोले तो, जो रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोग होते हैं, जो रोज करके खाने वाले लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनका कारोबार खराब होता है, उनके बच्चों की पढ़ाई खराब होती है। तो हमने देखा कि बाकी लोग तो ये माहौल पैदा करके आगे बढ़ जाते हैं और हम लोग फंसते हैं इसमें। इस पे हमने क्या किया, ग्रुप वाइज अपने लोगों से जो है ना बात करना शुरू किया, अपने आसपास बात करना शुरू किया। इस बीच में क्या हुआ बोले तो, कोवा ऑर्गेनाइजेशन, कोवा पीस इंटरनेशनल नेटवर्क जो है, उनके मुखिया हमारे मजहर साहब, वो निकल के अपनी टीम को लेकर के आए। सारे हालात मालूम करने के बाद उन्होंने एक टीम वर्क जो है ना हर एक बस्ती में दिया। वो हमसे भी कनेक्ट हुए, सुल्तान शाही से। हम लोग जब कनेक्ट हुए कोवा ऑर्गेनाइजेशन से तो मुस्लिम्स के एरिया में गए। ये देखिए हमारी बस्ती है, पहले भगवानी नगर बोली जाती थी, आज इसको नशेबंद नगर कहते हैं। नशेबंद नगर के नाम पूरे हमारे मुस्लिम भाई है। यहाँ पे जो हम अशफाक है, ऐसे और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के मजहर साहब की रेख देख में, हमारे बुजुर्गों की रेख देख में हमने ग्रुप मीटिंग की। ग्रुप मीटिंग करके पूछा कि भाई हमारे यहाँ की लड़ाई एक्चुअल में है क्या। तो उसमें बहुत सारा रिजल्ट निकल के आया। तो ये हुआ कि ये जो लड़ाने वाले लोग हैं तो सियासी थे लोग हैं, अपने मकसद के लिए लड़ाते हैं। इसमें हमारा क्या है, हम तो खामखा लड़ रहे हैं। तो उसमें जो मध्यम वर्ग लोग हैं या रोज करके खाने वाला लोग है, वो पिसता था, वो मरता था। अब उसको भी समझ में आ रहा, आवेश में वही ज्यादा आता है। अब एक हमारे लिए दुख की बात ये थी कि जो लोग आके हम गड़बड़ करते थे वो हमारी बस्ती के या बस्ती के आसपास के होते ही नहीं थे। हम पहचानते हैं, वो भी हमको समझ में आने लगा कि वांटेडली जो हमारी बस्ती को, चाहे नशेबंद नगर हो, तालाब कट्टा हो, अलियाबाद हो, लाल दरवाजा हो, सुल्तान शाही हो, वाल्मीकि नगर हो, इसको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। तो इस पे काम करना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने मिलके जो है ना इस पे काम किया और उसका रिजल्ट ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छा आया। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले वहशी, दर्दनाक और मजहबी फसाद ने शहर हैदराबाद को झंझोड़ कर रख दिया था। इन्हीं फिरकावाराना कशीदगी को खत्म करने और लोगों के बीच अमन की फिजा कायम करने के लिए 50 से ज्यादा एनजीओज और कई वॉलेंटियर तंजीमों ने लोगों की मदद और रिलीफ के लिए फोरम फॉर वॉलेंटरी एक्शन एंड रिलीफ के तहत काम करना शुरू किया, जिसमें दक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने हैदराबाद के पुराने शहर के इलाकों में काम करने के लिए कुछ वॉलेंटियर्स को तैयार किया, जिसने दंगों से मुतासरीन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए मुनासिब हिकमत अमली का मुजाहिरा किया। इन्हीं तजुर्बात व आफियत की रोशनी में कोवा
यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ वॉलेंटियरी एसोसिएशंस का वजूद दक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी के टाउन से 1995 में अमल में आया। मेरा जो बैकग्राउंड है वो टोटली डिफरेंट है। मेरे को सोशल वर्क, सोशल फील्ड से कभी कोई ताल्लुक भी नहीं था, मालूम भी नहीं था इसके बारे में। मैं जो है पीएचडी किया फिलॉसफी में और 1991 में हैदराबाद में जो है, और मेरे फैमिली के साथ हम जो है कंप्यूटर बिजनेस स्टार्ट करे थे। उसमें कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी थे और कॉलेजेस भी थे। वो तो बिल्कुल शुरुआत की बात थी कंप्यूटर्स के, 1987-88 की बात कर रहा हूँ मैं। 1990-91 में हैदराबाद में बहुत फसादात हुए थे और उसमें जो है 300-350 लोग मारे गए थे। पहली बार औरतें और बच्चों के ऊपर भी जो है हमला हुआ था और हम जो है रिलीफ वर्क करने के लिए उसके लिए आए थे हम। और जब रिलीफ वर्क करने गए थे, जो लोगों की गुर्बत देखे, उनकी जो बेबसी देखे और उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, उनकी कोई कसूर नहीं है और राइट का पूरा मार वही लोग झेल रहे हैं, तो मुझे बहुत इम्पैक्ट हुआ। और मैं ये सोचा कि हम कुछ करें ये राइट रोकने के लिए। तो इवन राइट ख़त्म होने के बाद भी 3 महीने के बाद हम कंटिन्यू रखे, वो एरिया में गए, काम करे। और मुझे ये महसूस हुआ कि हमको ये हालात जो है, ये सिचुएशन जो है, इसको बदलना चाहिए। तो मैं सोशल फील्ड में किसी को दान देने के लिए, सर्विस करने के लिए नहीं आया, सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए, दुनिया बदलने के लिए आया। बड़ी बात कर रहा हूँ मगर वही मेरा मकसद था, वही मेरा मकसद है। गोवा के बैनर तले कई मकामी तंजीमों और इलाकाई जमातों ने फसादात से मुतासरीन लोगों की मदद और हिफाजत को यकीनी बनाकर उनकी सरपरस्ती की जिम्मेदारी ली। हैदराबाद में जो है कई ज़माने से 1968 से रेगुलर कम्युनल राइट्स होते थे और उसमें लोग ये समझते थे कि कम्युनल राइट रोक ही नहीं सकते। जब हम 1991 में रिलीफ के लिए गए, पूरा स्टडी करते रहे, रिलीफ भी करते रहे और ये समझ में आया कि पूरे हैदराबाद में सिर्फ 42 लोकेलिटीज़ है जहाँ राइट होते हैं। हम वो 42 लोकेलिटीज़ को जो है लेके हम वहाँ पे जो है काम करना शुरू किए लोगों के साथ, दोनों के, और वो कम्युनिटीज़ के लोगों को मिला के हम उनको ये समझाए कि आप अपने अपने एरिया में फसाद ना होने दें क्योंकि नुकसान आपका ही है। लोगों के बाद जब समझ में आ गए, ये 2-3 साल लगे, तो सैनिटाइज हो गए पूरे कम्युनिटी, पूरे लोकेलिटीज़। और जहाँ पे भी कभी कोई राइट होता था, कहीं कहीं इंसिडेंट होता था, वो फैलता नहीं था। नॉर्मली होता है कि एक जगह कहीं राइट शुरू हुआ, दूसरी जगह फैलता है। हम वो फैलने से रुकवाए और उससे जो है हैदराबाद के कम्युनल राइट ख़त्म हुए। जब हैदराबाद में हमको सक्सेस मिला कम्युनल राइट्स रोकने के लिए, तो दूसरे जगहों से भी हमारे को इन्फॉर्मेशन आते गया, लोगों का इन्विटेशन आते गया। खास करके पुलिस ऑफिसर वहाँ पे जो थे वो लोग हमको इनवाइट करे और हम जो दूसरे जो सेंसिटिव लोकेलिटीज़ थे हैदराबाद से हट के आंध्र प्रदेश में, तो 9 डिस्ट्रिक्ट्स में हम जो है जहाँ सेंसिटिव, जहाँ फसाद होने के चांसेस रहते थे या होते थे, वहाँ जाके भी हम यही काम किए और वहाँ पे भी लोगों में जो है अमन शांति पैदा करने का और फसाद रोकने की जो है कोशिश किए, वहाँ पे भी कामयाबी मिली। गोवा की तश्कील उन अव्वलीन मकासद के तहत हुई थी कि जिसका मकसद समाज में जिम्मेदाराना शहरियत के जरिए समाजी हम आहंगी, हुकूक और आलमी अमन को फ़रोग दिया जा सके। गोवा अपने वजूद के साथ ही कई हैरत अंगेज कामों को अंजाम दे रही है, जिनमें बुनियादी तौर पर पुरअमन माहौल को कायम करने के लिए एक अहम प्रोग्राम का आगाज किया, जिसे मल्टी फेथ सेलिब्रेशन के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत मजहबी त्योहारों में मुख्तलिफ तबके के लोगों को एकजुट करके मोहब्बत, दोस्ती और भाईचारगी के पैगाम आम करने में नुमाया किरदार अदा कर रही है, ताकि मुख्तलिफ मज़ाहिब की बेहतर सोच और फिक्र को आम किया जा सके, जिसके लिए इस फोरम के मेंबरान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के मजहबी रहनुमाओं को एकजुट किया, जो दंगे फ़िरका वाराना फसादात के वक्त अमन और सुकून के पैगामात पहुँचाकर एक मुनफरिद किरदार अदा कर रहे हैं। I'm here to tell you about the multi-faith celebration, to celebrate the spirit of unity and communal harmony that is being organized by the Goa Peace Network. It is really wonderful to see the power of collective efforts in bringing communities together. I would like to encourage you to take this chance to connect with your neighbors from various religions and communities along with their families. And I want to congratulate Goa, Mazhar Bhai and Rahim Bhai for this initiative of religion for unity. इसके अलावा गोवा ने हैदराबाद के कई स्कूलों के साथ मिलकर कंपैशनेट सिटीजनशिप प्रोग्राम का आगाज किया। ये पायलट प्रोग्राम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, हुकूमत तेलंगाना और गोवा के दरमियान
साल 2022 में रियासत तेलंगाना के 4 जिलों के 130 स्कूलों में मुनक्किद किया गया था। हम जो है जब कम्युनल हार्मनी के लिए काम शुरू किए हैदराबाद में, तो स्कूल्स के साथ, कम्युनिटीज़ के साथ भी काम किए, और एक बात ये समझ में आई कि हम अपने स्कूल्स में बच्चों को सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशनल बनाने के चक्कर में हैं, माँ बाप भी, स्कूल वाले भी, और कोई ये नहीं समझता कि बच्चों को इंसान भी बनाना है। सिलेबस में या किसी में कुछ नहीं है, और उसकी वजह से ये होता है कि बच्चे जो है जब सेंसिटिविटी नहीं आती है, उनको इंसानियत नहीं आती है, ये जो भी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, चाहे कम्युनल वायलेंस, कास्ट वायलेंस, ये जेंडर वायलेंस, या जो है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये सारी चीज़ जो है वो पैदा होती है। तो हम ये समझे, अगर हमारे को सोसाइटी से वायलेंस निकालना है तो हमको जो है हमारे बच्चों को, हमारी सोसाइटी को कंपैशनेट बनाना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के बारे में फीलिंग आनी चाहिए, एम्पैथी आनी चाहिए। Actual exposure to what is happening outside the four walls of the classrooms, compound wall of the school and neighborhood, within the city, within the state and within the country, outside the country, क्या हो रहा है, सब एक्सपोजर करने का ज़रूरत बहुत है। एंड स्टूडेंट्स का हॉराइजन बढ़ता और उनका विजुअलाइजेशन बढ़ता, उनका पर्सपेक्टिव पूरा वर्ल्डली पर्सपेक्टिव होता, ये तो बहुत ज़रूरत है। इनफैक्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी देखे तो आर्टिकल 51A जी में कंपैशन फॉर ऑल क्रिएचर्स एक फंडामेंटल ड्यूटी है। It is not that we have to newly inculcate, but it is one of the fundamental duties to have compassion for all the living creatures. तो फिर फेलो सिटीजन्स को, फिर कंपैशनेट सिटीजन्स इज देयरफॉर इट इज मैंडेटरी, इट इज फंडामेंटल ड्यूटी फॉर ए सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, स्पेशली इंडिया. So definitely it is required, and without compassion you cannot be effective social human being, and to live in the society with harmony and with comfort, one requires to be compassionate towards fellow beings, towards elders, towards family members, towards other sections of the society, other religions of the society, other castes of the society, apart from the caste or religion in which a particular person is born. हमने सोशल जो प्रॉब्लम्स होते हैं पीपल को, उनसे खुद से आके पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और ये समझ में आया कि वो हमारे सोसाइटी में लोग कितने सारे प्रॉब्लम्स से फेस हो रहे हैं जो कि हमको मालूम भी नहीं था। तो ये सब प्रॉब्लम्स को हमने समझा और उसको सॉल्व करने का ट्राई किया। पहले तो मुझे बहुत डर लगता था दूसरों से आके इंटरेक्शन करना, तो एक कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप हुआ, और डायरेक्टली उनसे बात करते करते उनके प्रॉब्लम समझ में आए कि एग्जैक्टली काम प्रॉब्लम हो रही उनको। डिफरेंट टॉपिक से हमको डिफरेंट समझ में आया। पर्टिकुलरली हमारा एक ही टॉपिक होता है ना सिलेक्शन का, तो उसी से नहीं, दूसरे टॉपिक से भी हमको बहुत कुछ समझ में आया। पिछले साल मेरा पार्टिसिपेटिव बजटिंग था, तो हमने सीखा कि कैसे बजट करना चाहिए, मनी को कैसा संभाल के रखना चाहिए, और केयर ऑफ एल्डर्स भी था, उसे पेरेंट्स को या फिर एल्डर्स को रेस्पेक्ट देना, फिर पेरेंट्स फेसिंग प्रॉब्लम्स कि क्या पेरेंट्स फेस कर रहे प्रॉब्लम्स, वो सब ऐसे समझ में आया। येस, नॉट ओनली मी बट सबको ट्राई करना चाहिए कि इम्प्रूव करना करके। इस साल मेरा टॉपिक था चाइल्ड लेबर का, तो हमारा लेक्चर हुआ था चाइल्ड लेबर का एक ही दिन में। तो उसी दिन ज़्यादा वक्त हमारे एक चिल्ड्रन 12 years old बॉय वायरिंग कट कर ऐसा दिखा था। तो हमने उससे जाके पहले इंटरेक्शन किया, क्यों काम कर रहे हैं आप, एजुकेशन को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे, जा रहे कि नहीं जाए। तो सर उनको क्वेश्चन पूछ के उनके प्रॉब्लम समझे, तो उनको सॉल्व करने का ट्राई किया हमने। उनको फाइनेंशियल कंडीशन का प्रॉब्लम था, तो हमने सजेस्ट किया गवर्नमेंट स्कूल या फिर हमारा ही स्कूल कि स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा आपको, ऐसा करे तो उन्होंने 1 week तक काम ही किया था। हमने नोटिस किया, फॉलो किया, तो वो लोग काम ही कर रहे थे। तो मैं उनसे आके फिर एक बार क्वेश्चन पूछी कि आप क्यों एजुकेशन फील्ड में क्यों नहीं आ रहे करके। तो उन्होंने कहा नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में हम ज्वाइन होते गवर्नमेंट स्कूल में करके कहा, और सब लोग बहुत एंजॉय करते। कभी भी एक गोवा का प्रोजेक्ट होता है। कंपैशनेट सिटीजनशिप प्रोग्राम के अंदर हम जो सोशल लेवल्स के ऊपर बात कर रहे हैं, वो जस्ट लाइक एक करोजन है सोसाइटी को, और बच्चे उस करोजन को मिटाने के जो सीख रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। और मेरे हिसाब से बच्चे जो ये सोशल लेवल्स को हटाएंगे, आगे जाके ये सोशल लेवल्स पूरी तरह से हमारे सोसाइटी से हट जाएंगे और एक बहुत अच्छी खुशहाल सोसाइटी ज़रूर बनेगी।
गोवा ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच के दरमियान एक अहम मंसूबाबंदी की, जिसके तहत दोनों ममालिक के परचम लहराने की एक अहम तजवीज़ पेश की और हिंदू पाक के परचम के नक्श अपने चेहरे पर छपवाए, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के लोगों के बीच खूब जोश और खरोश का माहौल देखने को मिला, जिसके नतीजे में दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई खाई को दूर करने में गोवा कामयाब रहा और साउथ एशियन ममालिक में बढ़ती हुई मिसाइलों की खरीद और फरोख्त को रोकने के लिए गोवा ने दस्तखती मुहिम की शुरुआत की, जिससे इन ममालिक के रहने वाले लोगों को इसके खतरात से आगाह किया जा सके, जिसे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल रामदास ने हैदराबाद में इस मुहिम का आगाज किया था। वादी कश्मीर में अप्रैल से सितंबर 2010 तक बड़े पैमाने पर बदअमनी के हालात रहे, जहां तकरीबन 110 लोगों की जानें गई थी और हजारों लोग जख्मी हुए थे। गोवा ने अमन की बहाली के लिए दिल्ली में सिविल सोसाइटी की जमातों के साथ मिलकर मुतासरीन के लिए काम करना शुरू किया, ताकि वादी के मसाइल के बारे में लोगों और पॉलिसी बनाने वालों को फिक्रमंद बनाया जा सके और उनके हल के लिए मुसलसल काम किया जा सके। मुश्तरका एक टीम थी पार्लियामेंट की, वो बैन कश्मीर ने और गोवा हैदराबाद ने मिलकर उनको फैसिलिटेट किया और यहाँ उस वक्त जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस थी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडरान के साथ उन्होंने मुलाकात की। ये सारा क्रेडिट जाता है जो हमने मुश्तरका तौर यहाँ कश्मीर में मिलकर काम किया बैन कश्मीर के नाम पर, और गोवा हैदराबाद के साथ मिलकर ये काम यहाँ हुआ। 2005 में वादी कश्मीर में आए जलजले के बाद 6000 मुतासरा खानदानों तक मदद पहुंचाकर एक नुमाया किरदार निभाया था। गोवा ने 2004 में बर्र-ए-सगीर में अमन के लिए एक बैनुल-अक़वामी एंटी वॉर असेंबली कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की, जिसमें जंग मुखालिफ कारकुन और मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी तंजीमों, यूनियनों और समाजी कारकुनों ने हिस्सा लिया। इस एंटी वॉर असेंबली में हिंदुस्तान के साथ अमेरिका, जापान, इराक, इजराइल, फिलिस्तीन और पाकिस्तान जैसे दीगर ममालिक के सरबराह ने शिरकत की। गोवा ने PAP यानी पीस अलायंस पार्टनर्स प्रोग्राम की शुरुआत की, जिसके तहत 4000 से ज़ायद लोगों को तरबियत दी गई, जिसमें सिविल सोसाइटी के अरकान, स्टूडेंट्स, जर्नलिस्ट, पेशावराना अफराद और पुलिस के एहलकार शामिल थे, जिसका मकसद लोगों के रवैये में तब्दीली लाना था ताकि वो समाज में एक नुमाया किरदार अदा कर सकें। हैदराबाद में एक सोशल एक्टिविस्ट ग्रुप थी, उसका नाम हैदराबाद एकता। ये हैदराबाद एकता पूरा हिंदू लोग एंड मुसलमान लोग के साथ दोनों काम करती। वो केसरराव जाधव साहब, कन्नाबिरान साहब, रमा मिलकोटे, वसंत कन्नाबिरान, उनके साथ मैं भी एज ए स्टूडेंट काम करती। Actually, as women activists, we started campaigning against this communal hatred, and we took so many gatherings also. कहीं भी कुछ हुआ तो हैदराबाद में फसाद होते थे। हैदराबाद के हालात ऐसे थे। गोवा का मकसद कम्युनल हार्मनी था। हम लोग बस्तियों में जाके लोगों से लेडीज़ से बात करते थे, उनकी मीटिंग करते थे, उनसे बातचीत करके उनके प्रॉब्लम देखते थे क्या है, खुद के प्रॉब्लम्स पहले देखते थे, उसके ऊपर बात करते थे। और इस तरह हमारे कुछ वॉलंटियर्स बने, जो वहाँ एक्टिव मेंबर्स थे वो हमारे वॉलंटियर्स बने। 1100 वॉलंटियर्स थे हमारे। उनके ज़रिए हम बस्तीज़ में 120 स्लम में मीटिंग करते थे और उनको हम ट्रेनिंग देते थे। पहले हम उनको हेल्थ के ऊपर ट्रेनिंग दिए, वुमेन हेल्थ के ऊपर, अडल्ट्स एंड गर्ल्स के हेल्थ के ऊपर ट्रेनिंग दिए। साथ ही साथ एजुकेशन के ऊपर, किस तरह बच्चियों के एजुकेशन के जो प्रॉब्लम्स आ रहे उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उस पर ट्रेन करें। और वो ट्रेनिंग के साथ साथ हम उनके ये प्रॉब्लम्स, जो हालात क्या रहते आपके पास, ये पूछे थे। जो फसाद का मामला निकल कर आया तो किस तरह से हम उसको रोक सकते हैं, उसके पर उनको हम ट्रेन करें। गोवा ने 2014 में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और सिंडिकेट बैंक के साथ मिलकर माली शमूलियत का प्रोजेक्ट शुरू किया, ताकि गरीब और निचले मुतवस्सित तबके को DRI और मुद्रा स्कीमों के तहत बैंक के कर्जों तक रसाई के काबिल बनाया जा सके। और हुकूमत हिंद ने 2013 में G20 के एक रिपोर्ट के मुताबिक माली शमूलियत यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए गोवा की 9 सिफारिशात को कबूल किया, जिनमें से 5 को मुद्रा स्कीम में शामिल किया गया, जिसकी वजह से लोगों को कर्ज के लेन देन में आसानी हासिल हुई। मैं 2014 साल में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद का MD बन के हैदराबाद में आए और हमारा बैंक का बोर्ड में डॉक्टर मज़हर हुसैन साहब बोर्ड मेंबर थे।
तो डॉक्टर मज़हर हुसैन का बायोडेटा में मैं देखा, उन्हें कोवा चलाते हैं, तो मैं पूछा ये कोवा क्या है, तो एक्सप्लेन किए कोवा इज़ कॉन्फेडरेशन ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस एंड बेसिकली कम्युनल हार्मनी के बारे में ये लोग बहुत काम करते हैं। ऑल्सो जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है सोसाइटी का, उसको इम्प्रूवमेंट के लिए ये लोग बहुत कुछ काम कर रहे हैं। हम लोग बैंक में एक स्कीम था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम, जिसको बोलता है DRI स्कीम, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम, जिसमें 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन उसको लोन देते थे हम लोग। उसका प्रॉब्लम था, लोग वो लोन लेके रिपेमेंट के लिए इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसके लिए बैंक उसमें हर तो भी ब्रांच लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। तो कोवा एक सजेशन दिए दैट कोवा कैन गेट गुड पीपल, genuine people, and bank can think of giving them the loan, which will be a win-win for the bank and those people because they will repay the loan positively. तो ये बारे में हमारा जो ब्रांच मैनेजर्स था बहुत जगह में, हैदराबाद में, वारंगल में, बहुत जगह में, ये लोग कुछ हजार लोग को लोन दिया और 2 करोड़ से ज़्यादा लोन दिया, और उसमें जो रिपेमेंट है वो रिपेमेंट बहुत अच्छा था, 95+% रिपेमेंट उसमें हुआ। तो it was working very well. So slowly DRI got merged with the Mudra, and then Mudra became more important than the DRI. Actually Mudra तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम था, लेकिन उसका पहले से भी कोवा एज एन ऑर्गेनाइजेशन दे वर गिविंग लॉट ऑफ सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द लोन डिलीवरी। लोन को जैसा लोग को देना है, लोन डिलीवरी के ऊपर बहुत काम किए हैं, बहुत रिकमेंडेशन दिए हैं। मेरा ये ख्याल में G20 में भी ये लोग सजेशन दिए थे। तो जब मुद्रा के लिए सजेशंस पूछा गवर्नमेंट में, तो मुद्रा के लिए कोवा भी सजेशन दिए थे, एंड वो सब सजेशन में आउट ऑफ 12 सजेशन कोवा दिए थे, उसमें से 9 सजेशन गवर्नमेंट इनकॉर्पोरेटेड इन देयर मुद्रा स्कीम, and they found it very useful for the quick delivery and proper and good delivery of the mudra scheme. That I think is a very important contribution of कोवा। एक्चुअली जितना रिकमेंडेशन कोवा दिए है वो गरीब लोग का और जो पढ़ाई जिसका वो ज़्यादा नहीं है, ये सब लोग के हेल्प के लिए ही रिकमेंडेशन दिए है। जैसा सोचिए, पहले लोन के लिए बहुत बड़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता था, कोवा का सजेशन था ये 1 पेज करना है। ये सजेशंस इंडियन बैंक्स एसोसिएशन को गया गवर्नमेंट, और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन आल्सो सेंट इट टू ऑल बैंक्स फॉर देयर ओपिनियन, एंड बैंकों में बोला ये सजेशन बहुत नेक है। जैसा देखिए 1 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म डिज़ाइन हुआ, जैसा देखिए जो इनकम क्राइटेरिया था वो इनकम क्राइटेरिया इम्पोर्टेंट नहीं रहा, और जो लोन का क्वांटिटी था वो लोन का क्वांटिटी बहुत कम था, उसका लोन का क्वांटिटी भी बढ़वा दिया। तो ये 3 मैं बोला, बाकी भी है। सो दैट वे कोवा हैज गॉट lot of help given to the poor for development of their lifestyle and income and so on so forth. कोवा ने स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम पेश करने की सिफारिश की, ताकि नौजवानों की जहनियत को मुलाजमत करने के बजाय रोजगार पैदा करने वाला बनाया जा सके, जिसे हुकूमत हिंद की HRD मिनिस्ट्री ने इस सिफारिश को कबूल करते हुए कोवा को इस कोर्स का मवाद तैयार करने की अहम जिम्मेदारी दी। एक्चुअली लोगों में ये गलतफहमी है कि NGOs चैरिटी का ही काम करना चाहिए, और कई NGOs मेजॉरिटी चैरिटी का ही काम करते हैं, मगर हम ये समझते हैं कि NGOs, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस चैरिटी तो जो भी है करें, पर सबसे ज़्यादा उनका काम पॉलिसी ट्रांसफॉर्मेशंस पे हो सकता है, इंटरवेंशंस पे हो सकता है, कि वो ग्रास रूट से जुड़े हुए रहते हैं, उनको ग्रास रूट की रियलिटी मालूम होती है। हम उसको सिस्टमैटिकली तरीके से स्टडी अगर करते हैं और उसके साइंटिफिक इन्फरेंसेस निकालते हैं, उसको किस तरह से सॉल्व करना है, और वो जो हमारे जो फाइंडिंग्स होते हैं उनको हम अगर से गवर्नमेंट के पास लेके जाके देते हैं, पॉलिसी मेकर्स के पास लेके जाके देते हैं, तो उसका वहाँ पे एक्सेप्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि ग्रास रूट से आ रहा है वो।
और हम गोवा जो है एक जिंदा मिसाल है, उसका एग्जाम्पल है वो, क्योंकि हम ऐसे कई करे हैं रिसर्चेस, जैसे कि G20 समिट के लिए हम एक जो है किए थे रिसर्च, क्रिटिकल स्टडी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन G20 कंट्रीज विद फोकस ऑन इंडिया, और 12 रिकमेंडेशंस दिए थे हम, और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो 12 में से 9 रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट करी। उसका बैंकिंग सेक्टर, सारे बैंकिंग सेक्टर पे काफ़ी इम्पैक्ट आया, खास करके मुद्रा स्कीम में तो बहुत ज़्यादा, 5 हमारे रिकमेंडेशंस उसमें एक्सेप्ट हुए। उसी तरह हम ब्रिक्स समिट के लिए भी जो है हम रिसर्च किए थे 2016 की समिट में, और वहाँ पे भी हम जो है ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए हम जो है स्टडी किए थे, उसके रिकमेंडेशन दिए थे, उसमें भी इत्तेफाक 12 रिकमेंडेशन थे, और 12 में से जो है 4 रिकमेंडेशंस HRD मिनिस्ट्री एक्सेप्ट करी है, क्योंकि हमारे जो भी हमारी एजुकेशन सिस्टम है आज, उसमें हम लोगों को जॉब सीकर बना रहे हैं, जॉब क्रिएटर नहीं बना रहे हैं। हम हमारी ये ब्रिक्स की स्टडी में ये बताए थे कि हम जॉब सीकर से लोगों को अपने सिलेबस में इंक्लूड करके जॉब क्रिएटर कैसे बना सकते हैं, वो एक्सेप्ट हुआ है। तो मैं समझता हूँ जितने NGOs हैं, जितने सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ग्रास रूट पे काम करते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो पॉलिसी बदलने के ऊपर भी काम करें। जो नहीं सोचते हैं, सिर्फ गए रेशन बांट दिए, सिर्फ गए कपड़े बांट दिए, इससे और हम जो है लोगों को भिखारी बनाते हैं। हिंदुस्तान में पनाहगीर बेघर मजलूम रोहिंग्यों की मदद के लिए गोवा ने अहम पहल करते हुए इन्हें रिलीफ कैंप, राशन और तिब्बी इमदाद जैसी सहूलियात फराहम कर इनके मुस्तकबिल की राहें हमवार कर रही है। 2012 में आए हूँ मैं बर्मा से यहाँ पे, क्योंकि हमारे बर्मा में लड़ाई हुआ था, बम ब्लास्ट कर रहे थे वहाँ पर, तो शूटिंग कर रहे थे, गाड़ी जला दे रहे थे, तो वहाँ पे इसीलिए हम रह नहीं पाए। तो हम लोग पैदल आए हैं बर्मा से, बहुत ही मुश्किल से इंडिया में आ गए हम लोग। जब हम यहाँ पे आए थे, हमारे को यहाँ रहने के लिए घर नहीं था, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, मतलब रहने के लिए भी हम लोग रोड पे थे जब आए थे। तो हमारे को इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। जब हम लोग एक कोवा है बोल के ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुने हैं, तो हम वहाँ पे गए हैं। कोवा ऑर्गेनाइजेशन में जाके हम मिले हैं वहाँ पे सर से, तो मिलके हमारे पूरा स्टोरी बताइए, हम बर्मा से यहाँ क्यों आए, कैसे आए। तो हमारे को यहाँ पे सहारा दिया है, जैसे कि हमारे को घर रहने के लिए घर नहीं था बोल के तरपट्टी दिए है, एक खाली बॉन्डर में झुपड़ी बनाने के लिए वैसे भी मदद करे हैं, तो खाने पीने के लिए भी राशन दिया है। जब तो मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जब हम लोग वहाँ से आया था भूखे प्यासे, कुछ बच्चों को बुखार है, भूखे प्यासे से थकान हुआ था, दूर से आए, तो ऐसा बोले तो हमारे को मेडिकल ट्रीटमेंट भी मिला है वहाँ गोवा की तरफ से। गोवा ने बहुत कम अरसे में अपने मकासद को हासिल करने के लिए इन मुख्तलिफ सरगर्मियों के अलावा और भी कई कामों को अंजाम दे रहा है। साल 1999 में गोवा ने नौजवानों को अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए एक प्लेटफॉर्म कोशिश थिएटर ग्रुप का आगाज किया, जिसका मकसद फिरकावाराना फसादात और मजहबी इख्तिलाफात जैसे मुख्तलिफ मसाइल को ड्रामे और क्लासिकल डांस के जरिए लोगों तक पहुंचाकर मुआशरे में अमन के पैगाम को आम करना है। भगवान, इलाज करवाने के लिए भी इतनी परेशानी। गोवा ने अपनी फलाहो बहबूदगी की सरगर्मियों को सिर्फ हैदराबाद व रियासत तेलंगाना तक ही महदूद नहीं रखा है, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह के अलावा हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ तंजीमों के साथ वाबस्ता है, जहां समाजी, माशी और इक़्तिसादी हालात को बेहतर बनाने में अहम फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। इसी तरह नौजवानों के लिए यूथ ट्रेनिंग रिसोर्स एक्टिविटी का आगाज़ किया, जहां स्कूल छोड़ चुके नौजवानों के लिए कोचिंग क्लासेस, करियर काउंसलिंग और कंप्यूटर ट्रेनिंग जैसे प्रोग्राम को कामयाबी के साथ मंजिल तक पहुंचाने का काम अंजाम दे रहा है। गोवा ने अपनी समाजी जिम्मेदारियों को समझते हुए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल की, जिसके नतायज में सरकारी स्कूल के टीचर्स को सिर्फ छुट्टियों के दौरान ही मर्दमशुमारी जैसे मुख्तलिफ सरगर्मियों में शामिल होने की इजाज़त दी और 18 साल से कम उम्र के बच्चों को व्हाइटनर के खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद की, ताकि नौजवानों में व्हाइटनर को नशे के तौर पर इस्तेमाल करने से पूरी तरह रोक लगाई जा सके। गोवा ने कोविड के दौरान मुख्तलिफ रियासतों से आने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए रियासत तेलंगाना में हुकूमत की मदद से 3 लाख से जायद लोगों को 2 माह तक राशन और नकद रकम दिलाने में सहूलियत फराहम की। इसके अलावा गोवा ने लॉकडाउन में जरूरतमंदों तक राशन किट और कई छोटे कारोबारियों को 2 से 5 हज़ार रुपए की मदद देकर इन्हें राहत पहुंचाई।
नॉर्मली सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ जो है, जो ग्रास रूट पे काम करते हैं, तो उनको पता रहता है कि लोगों को क्या चीज़ की ज़रूरत है, मगर लोग अपने से वो जो है गवर्नमेंट के पास या पॉलिसी मेकर्स के पास नहीं ले जा सकते हैं। तो उसमें सिविल सोसाइटी का बहुत अच्छा जो है रोल हो सकता है। गोवा का मैं कई ऐसे एग्जांपल्स हैं गोवा के भी, पर एक कॉन्क्रीट आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा। रिसेंटली कोविड के ज़माने में जब जो है सब लोग जो है लॉकडाउन हो गया था, तो जो माइग्रेंट वर्कर्स जो थे तेलंगाना में 3.5 लाख माइग्रेंट वर्कर्स काम करते थे, तो वो भी फंसे रहे। उसमें गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना अनाउंस करी थी कि जितने रेशन कार्ड होल्डर्स हैं उनको हम जो है एक्स्ट्रा रेशन देंगे और पैसे भी देंगे कोविड के लिए, मगर जो माइग्रेंट वर्कर्स रहते हैं उनके पास यहाँ रेशन कार्ड नहीं होता है, उनके अपने गांव में होता है। तो हम जो है सिर्फ व्हाट्सएप के बेसिस पे हम 2 सेक्रेटरीज को गवर्नमेंट के और 2 मिनिस्टर्स को हम जो है मैसेज डालें कि भाई ऐसा ऐसा ये है, और आप जो है उनके पास तो राशन कार्ड तो नहीं दे सकते, आप उनका जो आधार कार्ड है वो आधार कार्ड को बेसिस बना के उसको रेशन कार्ड ट्रीट करके आप उसको जो है रेशन दीजिए। तो इत्तेफाक की बात है या किस्मत है बोलिए, एक ही दिन में गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना अनाउंस करी कि 3.5 लाख जितने जो है माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको सब हम जो है फ्री रेशन देंगे, और 2 या 3 महीने तक वो रेशन भी मिला उनको। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ऐसे हम कई एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें हम लोगों की दरखास्त गवर्नमेंट तक पहुंचाए, सेक्रेटरीज तक पहुंचाए, और वो लोग उसके ऊपर एक्शन लिए, लोगों का भरा हुआ। और जब एडवोकेसी जब आप करते हैं तो वो 1-2 लोगों का नहीं, हजारों लाखों लोगों का फायदा होता है उसमें। कोवा यानी कन्फेडरेशन ऑफ वॉलेंटियरी एसोसिएशन ने 30 साल के दौरान अपने विजन और मकासद को हासिल करने के लिए कई फलाह बहबूदगी जैसे कामों को कामयाबी के साथ अंजाम दिया है। कोवा की इन काविशों और बेहतरीन कामों को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत हिंद, रियासती हुकूमतों और कई सरकारी तंजीमों ने कोवा को कई सारे अवार्ड से नवाजा है, लेकिन अभी भी कोवा को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक लंबा सफर तय करना है। इसमें कोई शक नहीं है कि कोवा ने तकरीबन 30 साल के अरसे में कई मुश्किल सामाजिक कामों को कामयाबी के साथ अंजाम तक पहुंचाया है, और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के दरमियान बातचीत यानी डायलॉग के जरिए कोवा ने माशरे में बहुत अहम तब्दीलियां लाई हैं और मुख्तलिफ तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को एकजुट किया है। कोवा ने वाकई समाज में मजहबी नफरतों को दूर कर लोगों में अमन व चैन के पैगाम को लाखों लोगों तक पहुंचा रही है, ताकि लोगों में बेहतर समझ, हमदर्दी और इंसानी इक़दार का एहसास पैदा किया जा सके। लेकिन फिर भी कोवा के सामने मुस्तकबिल के चैलेंजेस मौजूद हैं, जिनमें से हर मज़ाहिब के लोगों को हथियार बनाने के खतरात से आगाह कराना है और सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली फेक न्यूज़ और गलत मालूमात का मुकाबला करने के लिए मीडिया लिटरेसी के मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगाह कराना है। कोवा ने मुख्तलिफ तंजीमों, हुकूमतों और निचली सतहों पर चलने वाली तहरीकों के साथ ताउन किया है, जिससे मुस्तकबिल में कोवा अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लगातार कई नई राहें इख्तियार कर रही है। मजमूई तौर पर यह कहा जा सकता है कि कोवा एक रोशन और पुरअमन मुस्तकबिल की राह पर गामजन है। मशहूर फ्रेंच फुटबॉलर प्लेयर ज़िनेडिन ज़िदान की कही हुई ये बात कि आपको लोगों की मदद के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं है, जो कोवा के बेलौस कामों की अक्कासी करता है। ऐ भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी। जन गण मन अधिनायक जय हे तेरा संदेश पहले, दुनिया के सारे